व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनल। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया अटपटा पोस्ट, लिखा जो बाइडेन तो 2020 में ही मार दिए गए थे, तब से उनके बॉडी डबल और रोबोट दिख रहे हैं। फ्री फिलिस्तीन कहकर संदिग्ध ने फेंका पेट्रोल बम, 6 लोग झुलसे। अब अमेरिका में हुई आतंकी घटना। नेपाल में राजशाही के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। हिंदू देश का दर्जा दोबारा बहाल करने की मांग, पूर्व डिप्टी पीएम गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर की अटपटी पोस्ट और लिखा जो बाइडेन ने 2020 में ही मार दिए गए थे, तब से उनके बॉडी डबल और रोबोट दिख रहे। पोस्ट के अनुसार जो बाइडेन की हत्या साल 2020 में ही कर दी गई थी, इसके बाद से उनके बॉडी डबल और रोबोट ही नजर आए हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि इन बॉडी डबल के पास सोचने समझने को कोई क्षमता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरान करने वाला पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौत 2020 में ही हो चुकी है। इसके बाद में उनके बॉडी डबल और रोबोट ही नजर आए हैं। इन बॉडी डबल में बाइडेन की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इस पोस्ट को मूल रूप से एक अनजान अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा शेयर किया। ट्रंप ने शनिवार को जो पोस्ट शेयर किया उसमें लिखा था कि कोई जो बाइडेन नहीं है, उन्हें 2020 में ही मार दिया गया। आप जो देख रहे हैं वो बाइडेन के क्लोन डबल्स और रोबोट की मदद से बनाए गए पुतले हैं, जिनमें कोई आत्मा नहीं है और इनके अंदर सोचने समझने का दिमाग भी नहीं है। हालांकि डेमोक्रेट्स को दोनों में अंतर नहीं पता। ट्रंप का ये पोस्ट उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को जो बाइडेन के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेट कुछ हद तक दुष्ट व्यक्ति है। अगर आपको उनके लिए दुख है तो उनके लिए दुख मत महसूस कीजिए, क्योंकि वो दुष्ट है। जो बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है, कुछ समय पहले ही उनकी इस गंभीर बीमारी का खुलासा हुआ था। इससे पहले वो भूलने की बीमारी से परेशान थे। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा बाइडेन अपने पूरे जीवन काल में एक तरह से उदारवादी व्यक्ति रहे हैं। मैं कहूंगा कि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ हद तक एक दुष्ट व्यक्ति है। अगर आपको उनके लिए दुख होता है तो इतना दुख मत महसूस करें, क्योंकि वे दुष्ट है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उन सभी लोगों के साथ जो कुछ किया जिन्हें उन्होंने चोट पहुंचाई, उन्होंने बहुत से लोगों को चोट पहुंचाई है। इसलिए मुझे वाकई उनके लिए दुख नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को अपने इलाज के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। मेमोरियल डे कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए 82 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि उनका पहले से ही इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा उम्मीद है कि हम इसे हरा पाएंगे। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। और अब अगली खबर। लोगों के समूह पर हमला करने वाले की फोटो और वीडियो सामने आई है। वो अपने दोनों हाथों पर पेट्रोल बम लिए था, तभी उसने लोगों के ऊपर फेंक दिया। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। अमेरिका में एक आतंकी घटना सामने आई है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के बोल्डर इलाके में रविवार को एक शख्स ने कई लोगों पर जानलेवा हमला किया। यह हमला मोलोटोव कॉकटेल से किया गया है, जो कि एक पेट्रोल बम की तरह काम करता है। इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस घटना को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने कहा कि ये एक टारगेट आतंकी हमला है। इजरायली बंधकों की याद में बोल्डर के आउटडोर मॉल के बाहर कुछ लोग एकत्र हुए थे, तभी वहां पर एक फिलिस्तीन समर्थक आ गया। उसने वहां पर खड़े लोगों को एक समूह पर मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया। इससे कम से कम 6 लोग झुलस गए। हमलावर की पहचान मोहम्मद सबरी सलीमन के रूप में हुई है। भीड़ पर हमला करने के बाद मोहम्मद सोलिमन ने फ्री फिलिस्तीन का नारा भी लगाया, तभी उसे हिरासत में ले लिया गया। नई पुलिस ने कहा कि ये हमला गाजा में रह रहे इजरायली बंधकों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। बोल्डर पुलिस प्रमुख स्टीफन रेडफर्ड ने कहा कि उनके पास जो जानकारी है वो अभी बहुत प्रारंभिक है।
FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने इसे आतंकी घटना करार दी। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे का मकसद जानना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस प्रमुख स्टीव रेडफर्ड ने कहा कि गवाहों से अभी पूछताछ की जा रही है। हिरासत में जाने के दौरान हमलावर सोलिमन भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से एक वीडियो भी मिला है जिसमें एक शख्स चिल्लाता हुआ दिखाई दिया। वो वही है, वो मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहा है। तभी एक पुलिस अधिकारी अपनी बंदूक निकाले हुए नंगे सीने वाले संदिग्ध की ओर आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथों में मोलोटोव कॉकटेल की बोतल लिए था। तभी उसे हिरासत में ले लिया गया। I wish I had my gun with me. I'd do it. Stay away. Stay away. He's right there. He's throwing Molotov cocktails right there. Where you fucking belong? And you going to jail, man. I don't give a fuck. You don't antagonize shit like that. You cause this shit. Right. He's not. Right. He didn't do anything. Chill. और अब अगली खबर। नेपाल में राजशाही के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। हिंदू देश का दर्जा दोबारा बहाल करने की मांग, पूर्व डिप्टी पीएम गिरफ्तार। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि काठमांडू रिंग रोड क्षेत्र के 3 स्थानों कोटेश्वर, बलखू और सफाल मैदान को छोड़कर अन्य स्थानों पर धरना, अनशन, विरोध, सार्वजनिक समारोह और प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। नेपाल में राजशाही के समर्थकों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री व पूर्व गृह मंत्री कमल थापा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 अन्य लोगों को भी काठमांडू में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारी राजशाही को बहाल करने और नेपाल को हिंदू देश के रूप में स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच नेपाल सरकार ने राजशाही समर्थकों के आंदोलन के मद्देनजर काठमांडू के अधिकांश हिस्सों में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा की। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि काठमांडू रिंग रोड क्षेत्र के 3 स्थानों कोटेश्वर, बलखू और सफाल मैदान को छोड़कर अन्य स्थानों पर धरना, अनशन, विरोध, सार्वजनिक समारोह और प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। अधिसूचना के मुताबिक ये पाबंदी 2 जून से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगी। इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध प्रदर्शनकारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों और परिवहन सेवाओं में संभावित व्यवधान से बचने के लिए लगाया गया है। हालांकि यह अधिसूचना जिला प्रशासन कार्यालय के समन्वय से आयोजित अन्य कार्यक्रमों पर प्रभावी नहीं होगी।
और अब अगली खबर, रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 40 फाइटर विमान ध्वस्त, रूस के रक्षा मंत्रालय का सामने आया बयान। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के एक अधिकारी ने यूक्रेन के इस हमले की पुष्टि भी की। हमले के स्थान पर भारी धुआं उठता दिखाई दे रहा है और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। विदेशी मीडिया के अनुसार रूस के परमाणु पनडुब्बियों के पोर्ट पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को निशाना बनाते हुए बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के एक अधिकारी ने यूक्रेन के इस हमले की पुष्टि भी की है। हमले के स्थान पर भारी धुआं उठता दिखाई दे रहा है और लोगों के बीच अफरा तफरी मची है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि इस दौरान रूस के 40 से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी हमले की पुष्टि की, लेकिन किसी के हताहत होने से इनकार किया है। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने साइबेरिया में पहले ड्रोन हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सैन्य इकाई को निशाना बनाया गया। सेना और सिविल एक्शन फोर्स पहले से ही खतरे से निपटने के लिए जुटे हुए हैं। ड्रोन लॉन्च का अड्डा अवरुद्ध हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश के उत्तर में मरमंस्क रीजन, मध्य रूस में इवानोवो और रियाजान रीजन के साथ साथ साइबेरिया में इरकुत्स्क रीजन और सुदूर पूर्व में अमूर रीजन में हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ को हवाई अड्डों के नजदीकी क्षेत्रों से लॉन्च किया गया। मंत्रालय ने कहा कि हमलों को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहचान का खुलासा नहीं किया। रूसी सेना ने यह भी कहा कि इन हमलों के लिए कीव शासन जिम्मेदार है। रूस ने इसे आतंकवादी हमला माना है। सेना ने कहा कि मरमंस्क और इरकुत्स्क के क्षेत्र में हमलों के कारण कुछ विमानों में आग लग गई। किसी भी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалектор. Еще один летит. Где? Вон он по траектории. А как их не вычислят, откуда они летят? अगली खबर, पुलिस बैरिकेडिंग को गाड़ी से बांधकर घसीटा, हथियार भी दिखाया। प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए युवकों ने बनाई रील। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में कार में बैठे युवक ने पुलिस की बैरिकेडिंग को अपनी गाड़ी से बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा और गाड़ी के सीट पर हथियार रखकर वीडियो बनाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इन युवकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने की होड़ ने अब एक नया रंग दिखाया है। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर क्षेत्र में एक युवक पुलिस की बैरिकेडिंग को अपनी कार से बांधकर सड़क पर घसीटता नजर आ रहा है और तो और कार में हथियार भी रखा हुआ है और ये सारा शो सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड किया गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सड़क पर दौड़ रही है और इसके पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग बंधी हुई है जो सड़क पर घिसट रही है। कार चला रहा युवक और पीछे बैठा उसका साथी दोनों बड़े मजे में इस खतरनाक रील को शूट कर रहे हैं। कार की सीट पर हथियार भी रखा हुआ है। उन्होंने इस रील को ऐसे फिल्माया जैसे ये कोई एक्शन मूवी का सीन हो। ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की लालच में लोग कितना नीचे गिर चुके हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग जो सड़क पर सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, उसे घसीटना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। और ऊपर से ये हथियार, ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे चलो आज थोड़ा क्राइम और थोड़ा। अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। यूक्रेन के ड्रोन हमले और 1967 के इजरायली ऑपरेशन फोकस में क्या है कनेक्शन? यूक्रेन की ओर से रूस पर किया गया हालिया ड्रोन अटैक 1967 के इजराइल के ऑपरेशन फोकस और 2024 के पेजर ऑपरेशन की याद दिला रहा है, जिसमें बेहतर खुफिया जानकारी और रणनीतिक साहस दिखाया गया है। इस हमले के बाद जंग क्या मोड़ लेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है,
यूक्रेन भी इजराइल के साथ उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने निर्णायक हमले करने से पहले परिणाम की चिंता नहीं की। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया। यूक्रेन ने रविवार को रूस को 3 साल के युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर एयरबेस पर हमला कर 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। यह हमला कोई आम हमला नहीं था। इसमें जो तरीके और पैटर्न का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया वो सच में काबिले तारीफ है। आज के युद्ध में किसी देश के हवाई हमले की शक्ति को खत्म करना उसको घुटनों पर लाने जैसा है, लेकिन ऐसा करने की शुरुआत इजराइल ने दशकों पहले ही कर दी थी और यूक्रेन का ये हमला भी 1967 में किए गए इजरायली ऑपरेशन फोकस और 2024 के पेजर ऑपरेशन से मिलता हुआ लगता है। 5 जून 1967 की सुबह इजराइल ने ऑपरेशन फोकस शुरू किया, एक ऐसा हमला जिसने आधुनिक युद्ध की रणनीति को नए सिरे से लिखा। 2 घंटे से भी कम समय में इजरायली एयरफोर्स ने 338 मिस्र के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया, जिनमें से ज्यादातर रनवे पर खड़े थे और जंग के लिए उड़ान भी नहीं भर पाए थे। दिन के अंत तक मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और इराक से 450 से ज्यादा अरब विमानों को इजराइल ने तबाह कर दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान का एक और शहर बलूच आर्मी के कब्जे में। 3 घंटे के ऑपरेशन में ही सेना के टिकाए घुटने। पाकिस्तान सेना के लिए बलूच आर्मी से लड़ना टेढ़ी खीर हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक के बाद एक शहरों और कस्बों पर कंट्रोल करने का दावा कर रही है। बीएलए ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुराब शहर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और शत्रु राज्य के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को नाकाम कर दिया। यह हमला ठीक उस समय हुआ जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर प्रांतीय राजधानी क्वेटा का दौरा कर रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूच आर्मी के इरादे कितने अटल है। कब्जे पुष्टि करते हुए बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलूच ने बताया कि शुक्रवार को 3 घंटे से ज्यादा समय तक ऑपरेशन जारी रहा, जिसके दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया। जियंद बलूच ने कहा कि लड़ाकों ने पाकिस्तानी लेवी स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, गेस्ट हाउस और बैंक पर कब्जा कर लिया और दुश्मन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने लेवी और पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशनों और डीसी कार्यालय में सुरक्षा चौकियों से 30 कलाशिकोनोव, अन्य हथियारों और युद्ध उपकरणों को जब्त कर लिया है। साथ ही बताया कि बाद में इन कर्मियों को उनकी बलूच पहचान के आधार पर सशर्त रियायतों पर रिहा कर दिया गया। और अब अगली खबर। सांसद कनीमोजी स्पेन में खोली पाकिस्तान की पोल। लंदन में गूंजे भारत माता की जय के नारे। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तानी दुष्ट प्रचार को धराशाही करने में जुटे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा नीत शिष्टमंडल अल्जीरिया में है। रविशंकर प्रसाद नीत दल डेनमार्क से ब्रिटेन रवाना हुआ। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में गया दल इथोपिया में है। फ्रांस, इटली जैसे देशों में भी भारत का रुख बताया जा चुका है। अन्य भारतीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल लोग सिएरा लियोन, पनामा, ग्रीस, बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। मलेशिया में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में समूह 3 के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी कैर्डिनल राइकित और पीपुल्स जस्टिस पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसका नेतृत्व मलेशिया सरकार के राष्ट्रीय एकता उपमंत्री वाईबी सीनेटर सरस्वती कंडासामी ने किया। लंदन में भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि भारत गरीब नहीं है। कई लोगों ने हमें लूट कर अपने शानदार घर बनाए हैं। भारत ने कभी किसी को नहीं लूटा। हम किसी के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़े रहे। हम यहाँ सबको सचेत करने आए हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। देश गोला बारूद बेचने के लिए अपना रुख बदलते हैं। वे हमें संवाद के बारे में उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। आप लोग मोदी मोदी का नारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले नेता का चेहरा बन गए हैं।
मादरे वतन हिंदुस्तान। अरे यहाँ से पूरे यूरोप में आवाज नहीं ना जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान। सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान। भारत माता की। क्या को लूटकर बहुत लोग अपना शानदार मकान बना लिया है। और कितना लूटोगे? हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण वध की बात जब लक्ष्मण जी उसको बोला, इतना सोना है, इतना महल है, हम लोग यहीं बैठ जाए, क्यों लौटकर चले जाए? उसी समय भगवान रामचंद्र जी ने एक रत्ती भर भी सोना श्रीलंका से लंका से नहीं लाया। उन्होंने बोला, जननी जन्माभूमिश्च स्वर्गाद् विगरीयसी, अपने घर चलो। हिंदुस्तान कभी लूटा नहीं, हमने दिया है। जब कोविड की स्थिति में भारत जैसे 140 करोड़ का आबादी का पास खड़ा होने के बाद भी हम लोग दुनिया की 70 के ऊपर देशों का पास हमारा मेडिसिन भेजा, मेडिकल फैसिलिटीज को उपलब्ध कराया। अगली खबर, नशा मुक्ति केंद्र में लगी भीषण आग, 12 लोगों की मौत और कई घायल, बढ़ा सकता है हताहतों का आंकड़ा। मेक्सिको से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गुआनाजुआटो राज्य के सेना होसे इर्तोबो कस्बे में रविवार तड़के के नशा मुक्ति केंद्र में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 3 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच जारी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हादसे में हताहत होने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। मामले में नगर प्रशासन ने बयान में कहा कि हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो अपनी लत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही प्रशासन ने ये भी कहा कि मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्च वहन किया जाएगा। मेक्सिको की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिस समय आग लगी उस वक्त पीड़ितों को नशा मुक्ति केंद्र में बंद कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले फरवरी में भी मेक्सिको सिटी के एक नशा मुक्ति केंद्र में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई थी। और अब अगली खबर, सऊदी अरेबिया ने 2,69,000 यात्रियों को हज मक्का में घुसने से रोका, परमिट न होने पर की गई कार्रवाई। सऊदी अरब सरकार ने बिना परमिट के हज करने की कोशिश कर रहे 2,69,678 मुसलमानों को मक्का में प्रवेश करने से रोक दिया है। यह कदम हज यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए उठाया गया। हज इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ हर साल लाखों लोग हज पर आते हैं, जिससे भारी भीड़ और सुरक्षा समस्याएं पैदा होती है। पिछले साल भीषण गर्मी के कारण कई लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो बिना परमिट के आए थे। सरकार का कहना है कि अनधिकृत यात्रियों की भीड़ की वजह से ही ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है। सरकार ने साफ कर दिया कि बिना परमिट हज करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा भी तय की गई है, जिसमें $5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से सऊदी की नागरिकों और प्रवासी दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। वही हज नियम तोड़ने वाले 23,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वही 400 हज कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस साल हज में सुरक्षा को देखते हुए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले में सऊदी सिविल डिफेंस ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल हज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद करेगा। वही लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल ओमारी ने कहा, हर यात्री हमारी नजर में है और जो नियम तोड़ेगा वो हमारे कब्जे में होगा। अब तक 14 लाख से ज्यादा अधिकृत जायरीन मक्का पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में और लोग पहुंचेंगे। हज में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है और अधिकतर धार्मिक कर्मकांड खुले में किए जाते हैं, जिससे जायरीनों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। यही वजह है कि सऊदी अरब सरकार हज को सुरक्षित बनाने के सख्त नियम और कानून लागू कर रही है। और दर्शकों, अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।